नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखरवन। पर्यावरणविद वैज्ञानिक सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धाराओं के तहत जेल भेजे जाने पर मुझे जरा भी आपत्ति नहीं, क्योंकि देश में इस तरह की सरकार काम कर रही है जो कि न तो किसी तरह का प्रश्न पूछा जाना मंजूर करती है और न ही ये पसंद करती है कि कोई भी उनकी नीतियों पर सवाल खड़ा करे। चाहे किसानों को अन्नदाताओं से देशद्रोही बताना, खालिस्तानी बताना, ठलुआ बताना या अन्य तमाम ऐसे वर्गों को जिन्हें कि कभी इसी सरकार ने एक 4 तरह की जातियां बताई थी। उन्होंने कहा कि एक जाति है महिला, दूसरी युवा, किसान, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानियां हैं प्रधानमंत्री के इन्हीं जातियों को आ रही। महिलाओं पर किस तरह का अत्याचार हो रहा है ये कोई बताने वाली बात नहीं है। युवा किस प्रकार बेरोजगार हैं और केवल बिना पढ़े लिखे ही लोग नहीं, बल्कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ तक कि जिन्हें कि विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है, उनकी भी नौकरी तय नहीं है कि आखिर उनकी नौकरी या रोजगार कब तक रहने वाला है। जिस तरह से पहले सब कुछ कॉरपोरेट के हवाले कर देने वाली सरकार अब स्वदेशी मंत्र का जाप करने लगी। निश्चित तौर पर स्वदेशी का मंत्र न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन से निकला, बल्कि महात्मा गांधी ने इसे अपने आचरण में ढालने का प्रयास किया और उसको बाकायदा अपने सार्वजनिक जीवन में भी उतारा। लेकिन आज स्वदेशी के मंत्र का जाप वो कर रहा है जो खुद स्वदेशी वस्तुओं को धारण नहीं करता। गांधी जी ने जब स्वदेशी का मंत्र का जाप किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब जय जवान जय किसान की बात की, तो सबसे पहले उन्होंने उस बात पर अमल भी किया। और वो क्योंकि वो जानते थे कि देश में जब तक जवान, युवाओं और किसानों की हालत सुधारी नहीं जाएगी तब तक देश आगे बढ़ने वाला नहीं। लेकिन यहाँ तो सरकार ने अपने 11 वर्ष के कार्यकाल में जिस प्रकार से कॉरपोरेटिव मित्रों को आगे बढ़ाया, आज उन्हीं मित्रों के कारण जो तनातनी है, चाहे वो अमेरिका से हो, उसका एकमात्र कारण खुद की छवि पर ही ध्यान दिया जाना है। प्रधानमंत्री को ये चिंता नहीं रहती कि आखिर देश का क्या होगा, देश के युवाओं का क्या होगा। उन्हें चिंता अपने छवि की रहती है और ये रिकॉर्ड बनाने के ओर रहती है कि जो अभी तक आज़ादी के बाद नहीं हुआ वो अब इस सरकार के दौरान किया जा रहा है। ये बात अलग है कि उन्हीं की एक सांसद 2014 के बाद ही आज़ादी आने की बात कहती हैं। खैर, मैं यहाँ बात कर रहा था लेह लद्दाख के आंदोलनकारी प्रख्यात वैज्ञानिक सोनम वांगचुक की। आखिर जो वहाँ लेह लद्दाख में जो ऐसी स्थिति बनी, हालांकि मैं
आंदोलन में हिंसा के खिलाफ हूँ। मैं रोड जाम या किसी तरह की तोड़ फोड़ के भी खिलाफ हूँ, लेकिन जब सरकार लोकतांत्रिक ढंग से चल रहे आंदोलन को न माने, अपनी कही बातों पर कायम न रहे, अपने किए वादों को पूरा न करे, तो आखिर आम जनता के सामने क्या चीज़ बचती है जिससे कि वो स्थिति अपनी सुधारें, या किस प्रकार से वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अमल कर पाएँ। 2020 में इसी सरकार ने जब लेह लद्दाख में स्थानीय चुनाव हुए थे, तब वादा किया था कि वो एक लेह लद्दाख को राज्य का दर्जा देंगे। ऐसा ही वादा वो दिल्ली में भी कर चुके हैं। ये बात अलग है कि अब दिल्ली की पूर्व राज्य की बात वो नहीं करते। जम्मू कश्मीर को भी जब धारा 370 हटाई और उसे 2 भागों में बांटकर लेह लद्दाख को उससे अलग किया, उस समय भी उन्होंने ये वादा किया था कि जल्दी ही जम्मू को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। आज सरकार ही ये दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति काफ़ी सुधर गई है। तो यहाँ भी ये प्रश्न उठता है कि आखिर उनको स्वतंत्र राज्य का दर्जा कब मिलेगा? क्या जम्मू कश्मीर को दिल्ली के सहारे ही हाँका जाएगा? इसी प्रकार लेह लद्दाख में जो उन्होंने राज्य बनाने का वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। पहले जो आंदोलन ये चलता रहा था, वो इसीलिए लेह लद्दाख में चल रहा था कि वहाँ के स्थानीय नौकरियों में स्थानीयों को वरीयता मिले और सरकार अपना वादा पूरा करे, उसे राज्य सरकार का दर्जा दे और लेह लद्दाख को 6वीं अनुसूची में डाला जाए। आखिर इसमें देशद्रोह वाली बात कहाँ आ जाती? सोनम वांगचुक ने लेह लद्दाख से लेकर दिल्ली तक की पदयात्रा की। दिल्ली में भी अपने बात करने की कोशिश की, लेकिन सत्ता ने उनसे मिलना भी गवारा नहीं सी। और जो लोग उनके बांग्लादेश के वर्तमान मौजूदा नेतृत्व के साथ फोटो होने, पाकिस्तान जाने, अन्य विदेश यात्राओं में जाने को लेकर सवाल खड़ा करते हैं, या तो वो बहुत चतुर हैं या वो अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हैं। क्योंकि ये फ़ोटो जिस समय की है, उस समय ना तो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था और न ही यासीन किसी पद पर थे। पाकिस्तान का दौरा हो या अन्य देशों का दौरा हो, तो क्या वो अकेले को वहाँ गए थे? उस समय उनके साथ करीब 6-7 पर्यावरणविद भी थे और वो एक आयोजन में वहाँ गए हुए थे। अच्छा, कौन ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कि विदेशों का दौरा नहीं किया होगा? यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री ने बिना प्रोटोकॉल के अपना दौरा पाकिस्तान का किया था। यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा वालों तक को इस बात की जानकारी नहीं थी। क्या देश के प्रधानमंत्री को भी इन्हीं बातों के लिए उनको भी क्या देशद्रोही ठहराया जा सकता है क्या? लेकिन इस सरकार का चलन है, जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, सवाल खड़ा करेगा, नौकरियों की बात करेगा, लोकतंत्र बचाने की बात करेगा, वो सभी सरकार की निगाह में देशद्रोही होंगे। पहलवान बेटियां तब तक अच्छी थीं जब तक वे
सरकार के एजेंडे में फिट थीं और पदक लाके वो प्रधानमंत्री ने अपने यहाँ जब उन्हें सम्मानित किया और जब उन्होंने अपने हकों की पैरवी करने शुरू कर दी तो किस प्रकार से उन्हें दिल्ली की सड़कों पर अपमानित किया गया। किसानों की बात की भी इसी तरह की है कि वो अन्नदाता रहते हैं, जब वो बिना मांगे भारतीय जनता पार्टी या इनके सहयोगियों को वोट देते हैं और जब वो अपने कृषि क्षेत्र में आ रही परेशानियों के विषय में बात करते हैं तो वो खालिस्तानी हो जाते हैं, वो देशद्रोही हो जाते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लेकिन सरकार जिस दिशा में आगे बढ़ गई है इसका खामियाजा आपको भविष्य में चलकर ही दिखाई देगा कि जिस प्रकार सरकार जिस नीतियों पर चल रही है, भले ही आज कुछ लोग ये देखकर खुश हो रहे हों, लेकिन दमन और किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करना किसी के हित में नहीं है। सरकार जितने जल्दी ये बात समझ जाए उसके हित में होगा। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करें।